गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पार्ट नंबर 8 अम्ल, क्षारक और लवण को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने अम्ल और क्षारकों के बारे में पढ़ा था, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा था और उदासीन विलयन, अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में इस पार्ट के आगे के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम विषय सामग्री देख लेते हैं जो कि हम इस पार्ट से इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करेंगे एक टॉपिक से, पीएच क्या है। उसके बाद हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवण किस प्रकार से बनते हैं उसको भी हम यहाँ देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण लवण जैसे बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और ब्लीचिंग पाउडर, इनकी निर्माण प्रक्रिया और दैनिक जीवन में इनके क्या उपयोग है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पीएच क्या है। पीएच संकेतन डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेन सोरेनसन द्वारा 1909 में तैयार किया गया था। शब्द पीएच का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रकार हम पीएच को हाइड्रोजन आयन, अगर हम इसे देखा जाए तो हम इसे इस तरीके से परिभाषित करते हैं, पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखे तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पीएच बराबर लॉगरिथम ऑफ 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। जिसे हम अगर शॉर्ट करें तो इसे हम लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस। तो पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है। और अगर हम इसके शब्द पे जाए तो इस शब्द का अर्थ होता है हाइड्रोजन की शक्ति। आइए हम कुछ निकालते हैं, कुछ ऐसे विलयन देखते हैं और इनसे हम पता करते हैं कि कैसे पीएच की गणना की जाती है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक ऐसे विलयन का एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुना 10 की पावर -8 मोल पर लीटर है। तो अब हम देखते हैं कि उसके पीएच की गणना कैसे की जा सकती है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, पीएच जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक होता है, जिसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। अब क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो दे रखी है 1 गुना 10 की पावर -8। दैट मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बराबर 1 गुना 10 की पावर -8 मोल पर लीटर। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था क्या था, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को फार्मूले में लगाते हैं तो हम लिख सकते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग 10 की पावर -8। जब हम लॉगरिथमिक सॉल्व करते हैं तो जो पावर होती है उसको मल्टीपल्स में लिखा जाता है, तो -12 आके दैट मीन पावर कितनी थी, -8 थी, तो -8 गुना लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एंड इन ब्रैकेट -8 गुना 1। तो जो हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है 8, यानी पीएच बराबर 8। तो इस विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुना 10 की पावर -8 मोल पर लीटर है, उसका पीएच 8 होगा। आइए अब हम एक और विलयन लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसमें कंसंट्रेशन जो है 1 गुना 10 की पावर -4 मोलर है। अब हम इस विलयन के पीएच की गणना करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से हमें 1 हाइड्रोक्साइड आयन का मोल प्राप्त होता है, ठीक है।
तो अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मोलर विलयन है, इसकी कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो 1 × 10⁻⁴ मोल है। तो इसका मतलब है कि जो अब क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल से हमें 1 हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दैट मीन्स 1 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो अब हम पहले सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन की यानी POH कंसंट्रेशन, यानी POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस। OH माइनस की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है? 1 × 10⁻⁴। इसको अब हम फार्मूले में रखते हैं, बराबर माइनस लॉग ×10⁻⁴। क्योंकि हम जानते हैं जब हम लॉग में पावर को सॉल्व करते हैं तो पावर मल्टीपल्स में आ जाते हैं, दैट मीन्स -4। इसका इसका हम देखें तो इससे हमारी जो POH निकल के आता है वो 4 निकलता के आता है। एक जलीय विलयन में क्या होता है, pH प्लस POH इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वो 14 होता है। तो अब हम इसी फॉर्मूले का उपयोग करके इस विलयन का pH निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया तो POH हमारा निकल के आया 4 और pH प्लस POH बराबर होता है 14। तो अगर हम इस फॉर्मूले का उपयोग करें तो उस आधार पे हम pH जो निकाल सकते हैं, pH बराबर 14 माइनस POH दैट मीन्स 14 - 4 बराबर 10। इसका मतलब है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 × 10⁻⁴ मोलर विलयन में जो pH होगा वो कितना होगा? 10 होगा। आइए अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें हमने एक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जिसके जलीय विलयन का pH हम यहाँ पे निकालेंगे और इसकी मोलर सांद्रता 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है। तो क्या जैसे अगर हम सभी जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर हम वियोजन करें तो ये 2 हाइड्रोजन आयन देता है प्लस 1 सल्फेट आयन। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में 1 मोल से हमें हाइड्रोजन आयन के 2 मोल प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 1 लीटर का जो विलयन है जिसका जो हमें मोलर सांद्रता 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर दिया है, तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 2 × 5 यानी 2 गुना जो एक सल्फ्यूरिक अम्ल के जलीय विलयन की जो मोलर सांद्रता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। तो हम वही कर रहे हैं 2 गुना हाइड्रोजन आयन की सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलर सांद्रता है 5 × 10⁻⁻5। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाएगी 2 गुना 5 × 10⁻⁻5 बराबर 10 × 10⁻⁻5, जिसे हम कह सकते हैं 10⁻⁻4। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस तरह हमें मिल गई 1.0 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास है 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारे पास आएगा pH बराबर माइनस लॉग 10⁻⁻4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि पावर -4 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, दैट मीन्स माइनस ऑफ -4 गुना log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pH बराबर 4। तो एक सल्फ्यूरिक अम्ल का एक जलीय विलयन जिसकी मोलर सांद्रता 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर है, इस विलयन का जो pH होगा वो 4 होगा। pH स्केल, जो pH का जो स्केल होता है, पैमाना होता है, वो 0 से 14 तक मापा जा सकता है। जैसा हमने अभी देखा भी था कि एक जलीय विलयन में pH प्लस POH बराबर 14 होता है। उसी आधार पर जो एक pH पैमाना है वो 0 से 14 तक मापा जा सकता है। इसके अनुसार अगर एक ऐसा विलयन जिसका pH 7 है वो उदासीन विलयन होगा, वहीं अगर एक ऐसा विलयन जिसका pH 7 से नीचे है वो अम्लीय विलयन होगा, और एक ऐसा विलयन जिसका pH 7 से ऊपर है उसको क्षारीय माना जाता है।
यहाँ पे हमने एक पीएच स्केल दिखा रखा है जिसमें अगर विलेन का पीएच 7 है तो वो उदासीन है, 7 से कम है तो उस विलेन की अम्लीयता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो विलेन के 7 से जितना कम होगा विलेन अम्लीय होगा, और वही अगर किसी विलेन की जो क्षारकीयता है अगर वो 7 से ज्यादा है तो वो क्षारक होगा। तो क्षारकीयता जो होती है वो आगे बढ़ने पर बढ़ती जाती है 7 से ऊपर जाने पर, और अम्लीयता 7 से जितनी विलेन का पीएच कम होता जाएगा उतनी ज्यादा उस विलेन की अम्लीयता जो है वो बढ़ती जाएगी। अब हम देखते हैं कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं की पीएच जो होती है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होती है। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन आ जाता है तो इससे हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा घातक प्रभाव पड़ता है। पेट की अम्लता यानी एसिडिटी व गैस की समस्या को दूर करने के लिए हम क्षारीय प्रकृति वाले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। अगर अब हम एक अम्लीय वर्षा का एग्जांपल लेते हैं। अम्लीय वर्षा में जो जल का पीएच होता है उसका मान 5.6 से कम होता है, जिस कारण जो जल के जो नदियों का जो जल होता है उसका पीएच मान भी कम हो जाता है, जिसके कारण जलीय जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हमारे दांतों का जो इनामेल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांतों की सफाई नहीं करने पर होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के सड़ने से अम्लों की उत्पत्ति होती है, जिनसे मुंह के लार का जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है और इनामेल को नुकसान पहुंचता है। इसके उपाय हेतु टूथपेस्ट में क्षारीय पदार्थ जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। इसके डंक से होने वाली जलन को शांत करने के लिए हम क्षारीय प्रकृति के बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक उसी तरह जो एक मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो होती है, यानी एक उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच मान होगा उसका भी एक निश्चित वैल्यू होती है, एक निश्चित परास होता है। तो हमने अभी देखा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कितना महत्व है। आइए अब हम लवण के बारे में पढ़ते हैं। लवण क्या होते हैं? लवण हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त अलावा जो अन्य धन आयन होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन के अलावा जो अन्य ऋण आयन होते हैं उनसे जो यौगिक बनते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। आइए अब हम लवण के बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी जब हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने लवणों के बनने की प्रक्रिया को देखा था। अब हम यहाँ पे उनमें से ही एक प्रक्रिया उदासीनीकरण प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में भी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लवण के बनने के लिए उदासीनीकरण विधि का हम यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। तो लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उत्पाद है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है कि जो लवण का जो धनावेशित आयन होता है वो एक क्षारक से आता है, अतः उसे उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं। ठीक उसी तरह जो लवण का ऋणावेशित आयन होता है वो अम्ल से आता है, इसलिए इसे अम्लीय मूलक कहते हैं। यहाँ पे हमने एक बेसिक रासायनिक अभिक्रिया दिखा रखी है कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो उनसे लवण मिलता है और साथ में जल प्राप्त होता है। यहाँ पे एक नॉर्मल ने सबसे पहली अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक के रूप में लिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल के रूप में लिया है। उनसे जो हमें लवण प्राप्त हुआ वो सोडियम क्लोराइड प्लस पानी। ठीक उसी तरह दूसरी रिएक्शन से हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड लिए हैं, जिनसे हमें लवण के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट और पानी प्राप्त हुआ। तो हम जनरली एक अगर इस रिएक्शंस को, इन सभी रिएक्शंस को एक जनरल रिएक्शंस के रूप में लिखें तो MOH प्लस HX। M यहाँ पे हम एल्कली मेटल्स को ले सकते हैं और HX यानी कोई भी अम्ल। तो इनसे जो जब पहला जो उत्पाद बनेगा दैट इज MX, वो एक लवण होगा प्लस पानी, और ये पानी हमें साथ में एक अतिरिक्त प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा।
तो इस प्रकार से अम्लोचारक की अभिक्रियाओं से भी लवण का निर्माण होता है और इस तरीके की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं हमारे दैनिक जीवन के कुछ जो दैनिक जीवन में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण लवणों की, जिसमें सबसे पहला लवण है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक्चुअल में एक रसायन होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम है। इसका निर्माण 16वें प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रम में चूना पत्थर को तेज गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त की जाती है और फिर उसे ठंडे नमकीन पानी यानी NaCl का पानी में संतृप्त विलयन, जो पहले से ही अमोनिया से संतृप्त किया गया है, के माध्यम से पारित किया जाता है। आइए अब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझते हैं। जब हम चूना पत्थर का वियोजन होता है तो इसमें एक तोरित चना यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक नमकीन पानी यानी NaCl का पानी में संतृप्त, जो कि पहले से ही अमोनिया से संतृप्त है, उससे हम पास कराते हैं तो हमें एज ए प्रोडक्ट जो पहला प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एक बेकिंग सोडा है। और इसके साथ एक दूसरे प्रोडक्ट के रूप में हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो 16वें प्रक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा बनाया जाता है। बेकिंग सोडा पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। जैसा कि हम रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग कुछ खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर, जो कि एक्चुअल में बेकिंग सोडा व टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है, उसको बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दवाइयों में एक मृदुल और गैर संचारक क्षार होने के नाते बेकिंग सोडा जो होता है वो दवाओं में भी प्रयोग किया जाता है। इसे पेट में अत्यधिक अम्ल को बेअसर करने और राहत प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठोस खाद्य अम्लों जैसे कि साइट्रिक या टार्टरिक अम्ल के साथ मिलकर इसको अपच के इलाज में प्रयुक्त बुलबुले युक्त पेय में उपयोग किया जाता है। जो इसका जो अगला उपयोग है वो है इसको आग सोडा अम्ल को आग बुझाने में भी उपयोग में लाया जाता है। दावन सोडा। दावन सोडा कपड़ों की धुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक रसायन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका निर्माण भी 16वें प्रक्रम द्वारा होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को तेज ताप पर भट्टी में पकाने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और फिर पानी से दोबारा क्रिस्टलीकृत करके हम दावन सोडा को प्राप्त करते हैं। आइए हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इसको देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने तेज ताप पर गर्म किया तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ प्लस पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इसको पानी से दोबारा क्रिस्टलीकृत करने पर हमें दावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो गया। दावन सोडा के उपयोग। ये कास्टिक सोडा, कांच, साबुन पाउडर, बोरेक्स और कागज उद्योग में निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता हटाने के लिए भी दावन सोडा का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ घरेलू सफाई के साधन के रूप में भी दावन सोडा का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। घरों में कमरों की दीवारों और छत पर बने हुए सुंदर डिजाइन प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं। इन्हें शॉर्ट में हम POP भी कहते हैं। यह एक्चुअल में एक रसायन होता है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट एमीहाइड्रेट होता है। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है तो वह क्रिस्टलीकृत पानी का एक हिस्सा खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। जैसा कि हम नीचे रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं, ये जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट प्लस कैल्शियम सल्फेट 2H2O।
जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं, तब हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्राप्त होता है, प्लस 3/2 H2O, ये पानी के कण, पानी के मॉलिक्यूल छोड़ देता है। इसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर ही हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। अगर हम इससे ऊपर के तापमान पे इसको गर्म करते हैं तो ये अपने सारे पानी के मॉलिक्यूल्स को छोड़ देता है, जिसके कारण हमें पानी के साथ चिपकने वाला पदार्थ नहीं मिल पाता। तो अगर हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करना है जिप्सम से, तो जिप्सम को नियत 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही गर्म किया जाना चाहिए। आइए हम देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या उपयोग हैं। खिलौने और मूर्तियों के निर्माण के लिए जो डाले बनाए जाते हैं, उन डालों को बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को अपनी जगह पकड़ने के लिए प्रयुक्त प्लास्टर को बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। दांतों की चिकित्सा में डाले बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। दीवारों और छत की सतह चिकनी बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। छत, दीवारों और स्तंभों पर सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए जो चौक बनाई होती है, उस चौक को बनाने के लिए अग्नि से सामग्री बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग है। आइए अब हम अगले लवण ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़े, जिसे हम हिंदी में विरंजन चूर्ण कहते हैं। विरंजन कपड़े से रंग निकालकर उसे सफेद बनाने की एक प्रक्रिया है। ब्लीचिंग पाउडर लंबे समय से कपड़ों से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक्चुअल में एक रसायन होता है जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका निर्माण सूखे बुझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लोरीनेशन के द्वारा होता है, जिसे हम नीचे रासायनिक अभिक्रिया में भी देख सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सूखा बुझा हुआ चूना है, जब हम इससे क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं, इसका क्लोरीनेशन करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है, प्लस पानी। यहाँ पर हम एक आसन संयंत्र भी देख सकते हैं जिसमें इस अभिक्रिया का होना दिखाया हुआ है, जिसमें एक अनबुझा चूना ऊपर से हम डाल रहे हैं और यहाँ से क्लोरीन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। कपड़ा उद्योग में कपास और लिनेन के विरंजन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग में लकड़ी की लुगदी को विरंजन करने के लिए यानी रंग हटाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए कीटाणुनाशी व रोगाणुनाशी की तरह भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।